वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहले तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा दूं और समझा दूं। इसका डेफिनेशन है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेनन of production of electric current or EMF in a coil when the magnetic flux linked with the coil is changed। यानी जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मापते किस प्रकार है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये आपको याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। यानी जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस है तो हम लोग कहेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर है कहेंगे कि वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उस कॉइल में करंट और वोल्टेज पैदा हो जाता है। वोल्टेज यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है, और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट और वोल्टेज को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। आगे और डिटेल से समझेंगे। पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड जानना जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने समझा था कि जब किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हमने आपको दिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड्स निकलते हैं, तो इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के समूह को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के अपने मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो इनके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो ये समूह है इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अब यहां आपको समझना ये है कि पहले तो ये जान ले कि दोनों फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट करते हैं। लेकिन जहां दोनों फ्लक्स की जरूरत हो, दोनों फ्लक्स का जिक्र हो, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट कर देते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। तरीका दोनों में एक ही है। अब यहां आपको यह जानना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसको डिटेल से समझना है। तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई नॉर्थ पोल है और ये कोई साउथ पोल है, और इस दोनों पोल के बीच में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। हमने आपको पहले बताया है कि पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के समूह को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कि कोई एरिया, सरफेस एरिया रखा हुआ है। इस सरफेस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, उस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, उस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एरिया। अब इसको थोड़ा डिटेल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो बी, और यहां पर कोई सरफेस एरिया इस प्रकार रखा हुआ है। इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, हमने आपको पहले बताया है कि सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा। तो अब आप ये देखिए कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से होकर कब गुजरेंगे।
जरा इसको हम लोग यहाँ देखें। अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस एरिया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पैरेलल गुजरे, सरफेस से पैरेलल होने का मतलब एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर गुजरे, तो हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि सारे मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस से पैरेलल निकल गए, यानी इस सरफेस एरिया के अंदर से होकर कोई फील्ड लाइंस नहीं गुजरा। तो ऐसे केस में फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस एरिया इज जीरो, यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना गुजर रहा है? जीरो। ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए ये जो हमने सरफेस एरिया बनाया है, ये समझिए ये सरफेस एरिया इस प्रकार है, यानी कि इसका प्लेन बोर्ड से परपेंडिकुलर है। जब प्लेन बोर्ड से परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर अलोंग बोर्ड हो जाएगा। ये मेरा पेन हो गया एरिया वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, मेरा हाथ हो गया सरफेस एरिया और मेरा पेन जो है वो हो गया एरिया वेक्टर। तो यहाँ देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है डाउनवर्ड्स है, यानी बोर्ड से पैरेलल, और एरिया वेक्टर भी बोर्ड से पैरेलल है, यानी दोनों बोर्ड के प्लेन पर है। लेकिन फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में सारे फील्ड लाइंस तो इस सरफेस एरिया से पैरेलल गुजर गए, इस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं किए। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया इज जीरो। अब यहाँ इसके उलट आप ऐसे देख सकते हैं इसको, कि मान लीजिए सरफेस एरिया ऐसे है, यानी कि एरिया वेक्टर मान लीजिए ये हमने बना दिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन इसी ओर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के समूह को फ्लक्स कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस एरिया से, सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर से पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड। ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, और इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन इस सरफेस एरिया से होकर के गुजर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी हम लोग अब यहां से एक खास पॉइंट नोट किए हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो तो मैक्सिमम फ्लक्स सरफेस एरिया से लिंक्ड होगा, यानी सरफेस एरिया से गुजरेगा। और जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होंगे सरफेस एरिया से, यानी उस सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। एक बार फिर से इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पाम को कोई सरफेस एरिया समझिए, और इस सरफेस एरिया को मैंने ऐसे बोर्ड पर परपेंडिकुलर रख दिया, तो आपको ये सरफेस एरिया ऐसा दिखाई देगा। तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डाउनवर्ड्स हैं तो ऐसे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यानी ऐसी स्थिति में सारे मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस से पैरेलल गुजर गए और इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरा। और इसके उलट अगर मान लीजिए हमारा सरफेस एरिया ऐसे है, इस प्रकार, तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, यानी कि इस स्थिति में सारे मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस एरिया से होकर गुजर रहे हैं। यानी कि जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस जीरो, और जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज मैक्सिमम। तो अब यहाँ हम लोग इस स्थिति में समझे, जो मैंने फिगर यहाँ बना रखा है, यानी जब एंगल 0 हो तो मैक्सिमम फ्लक्स और एंगल 90 डिग्री हो तो जीरो फ्लक्स। यानी ये किस फंक्शन पे जाना चाहिए? कॉस्ट फंक्शन पे जाना चाहिए। एक बात तो हम लोग समझ गए कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस डेंस होंगे, तो ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, एंड दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया वेक्टर। यानी सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स उस एरिया से होकर गुजरेगा। तो इन दोनों फैक्टर को मिलाते हैं, कांस्टेंट यहाँ 1 होता है, तो B इंटू ए होगा।
लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉस फंक्शन पे चल रहा है, यानी बी ए कॉस थीटा। यानी कॉस फंक्शन कैसे आया, मैंने आपको क्लियर समझाया कि जब एंगल जीरो हो रहा है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो मिनिमम फ्लक्स गुजरता है, यानी जीरो फ्लक्स गुजरता है। यानी यहाँ देख लें, अगर मान ले सरफेस एरिया ऐसा हो तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे पैरेलल निकल गए। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो जीरो फ्लक्स पास करेगा उससे। तो जनरल केस में हमने ये डिराइव कर दिया है कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस का ये फॉर्मूला हो गया। और इस जब ये कॉस फंक्शन है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि बी डॉट ए ही हो जाता है बी ए कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बताता हूं, आप इसको ध्यान से समझें। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लिख लें, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a surface when held in a magnetic field is defined as the number of magnetic field lines crossing the surface normally and is measured as the product of component of the magnetic field normal to the surface and the surface area. आगे लिखें, it is a scalar quantity and is denoted by phi. उसके बाद लिखेंगे the figure shows a surface with area vector A vector which placed in a magnetic field B vector. और फिगर में दिखा दिया गया है ये सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। आगे लिखें, द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इन वेक्टर फॉर्म फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ये याद रहना चाहिए, WEBER। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक समझना बहुत जरूरी है, तब आगे लेसन हमें पूरी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।